हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और पेपर लेके आया हूं जो हुआ था 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट 2024 में एलपी का। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी में मैथ पूछा जाता है तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको ठीक लगेंगे, 2-3 क्वेश्चंस मान के चलिए। अदरवाइज आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बना 20 में से। ठीक है। और बात करते हैं एक चीज और की, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हैं पीवाईक्यू, तो आप रेलवे एग्जाम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके जाते हैं उस एग्जाम का, तो वो एग्जाम आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है। ताकि क्योंकि आप उसमें एग्जामिनर जो होता है उसकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। यानी कि आपको ओवरऑल जो एग्जामिनर होता है उसकी आपको साइकोलॉजी समझ में आती है। ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं क्या करता। जैसे क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेना है सर्कल। क्या लेना है मेरे भाई? सर्कल। और सर्कल कहीं पे दिख रहा है क्या? सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है तो हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। तो मान के चलिए ये एक क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है। ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। आप लोग इसको अर्धवृत्त समझ लेंगे। ठीक है। बोला कि इसमें से एक मैक्सिमम हाइट का एक क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो ये मैंने क्या बना दिया, मैक्सिमम हाइट का त्रिभुज। हालांकि ये बीच से गुजरेगा। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग अच्छा करता हूँ। ये यहाँ से जाएगा और ये इसके मिडिल टर्म से ऐसे आएगा। ये त्रिभुज आपका बन रहा होगा, कौन सा? जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है। ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इस त्रिभुज का आपको पूछा है कि इसकी मैक्सिमम एरिया क्या होगा इस त्रिभुज का। तो आप देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम होगा तो वो एक रेडियस से इस बीच पॉइंट से गुजर गुजर रहा होगा। ये रेडियस इसका रहा होगा वृत्त का। तो वृत्त का रेडियस कितना है? 6, यानी कि त्रिज्या 6 है। तो ये हाइट भी क्या रहा होगा? त्रिज्या ही रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। और ये किस तरह का त्रिभुज बनेगा? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक साइड में। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता नजर आए तो आप क्या समझेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं आप एरिया 1/2 बी इंटू एच, हाइट इंटू क्या, बेस, आधार, आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम ये छोटकुट एक एक साइड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो 1/6, 1/2 गुना 6 गुना 6, तो आप देखेंगे ये कितना हो गया, ये 18 आ गया। कितना आ गया? 18। अगर इसका किसका इसका अगर 18 हो गया तो इसका भी कितना होगा? इस साइड भी अगर हम देखेंगे, इस ये साइड भी 6 ही रहा होगा, तो इस साइड 18, तो 18 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि 2 वर्षों में 578 से 78.4 से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है तो वार्षिक संयोजन की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी कोई अमाउंट होता है, जैसे मान के चलता हूँ मैं, कोई अमाउंट है ए है और ये 1 साल के बाद जो लगेगा यही क्या होगा? ब्याज होगा। मान लेते हैं ये 100 रुपए है और ये 120 हो गया, तो यही क्या है? इसका रेट होता है। मतलब ये इसका ब्याज होता है, रेट नहीं होता है, वो ब्याज होता है। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की बात भी अगर बात करें, अगर कंसिक्वेंस यानी क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस में अगर आपका अमाउंट दिया हो, यानी 2 साल के बाद तीसरा साल ही दिया हो, तो इसी के ऊपर एक ब्याज लगा होगा। ठीक है। जिससे ये होके कितना हुआ होगा? इतना हुआ होगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, तो ब्याज लगा कितना होगा? तो ब्याज लगा होगा, 1 साल का डिफरेंस हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा डिफरेंस लेंगे। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 614.55 में से 578.40 को जब माइनस करेंगे तो ये दिख रहा है कि 22 और 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा? 35 और 0.15, तो कितना हो जाएगा? 22 और 14 36.15 आपका ब्याज होगा। और ये ब्याज लगा किस पे होगा? रेट अगर निकालना हमको, रेट प्रतिशत, तो ये लगा होगा 578.40, और परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुना करते हैं, एक परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। यहाँ से परसेंट जीरो से जीरो चला जाएगा। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो आप अगर ध्यान से देखें, मैं अगर काटना शुरू करूं तो ये जीरो से जीरो चला जाएगा और ये 5 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, इसको काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो हम लोग एक आइडिया लगाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। 5 को किससे गुना करेंगे?
अगर 6 बार में जाएगा तो 30 होगा और 7 बार में 35 होगा। तो हम लोग एक आइडिया लगाएंगे कि ये 7 से इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपको करना क्या है 61150 और इसको डिवाइड करना है किससे 5784 से, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 6, या तो ये 6 बार में जा रहा होगा या तो 7 बार में जा रहा होगा। अगर हम 6 बार में 7 बार में करते हैं, 7 पचा 35, 7 49, 35 और 39 होना चाहिए, तो ये 6 बार में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आंसर आपका जो है वो 6 के आसपास आएगा, और 6 के आसपास कौन सा दिख रहा है, 6 सही 1/4% ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये 6 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसका साइन लगा देता हूँ कि अप्रॉक्स में हमको ऐसा दिख रहा है। आप एक बात समझें, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको अगर इसको करने लग गए, कभी-कभी ऐसा होता है जब आप प्रेशर में होते हैं, क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। बाकी आप इसको गैस भी कर सकते हैं, क्या ये 4 बार में जाएगा? तो 4 बार में नहीं जाएगा, या फिर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के आस-पास आपको दिखेगा। 8 कभी नहीं हो सकता है, क्यों? 8 पंचे 40 होता है। आपको ये नंबर देख के, ये लास्ट 2 डिजिट देख के भी आप गैस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2488 में सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे वो किससे डिवाइड हो जाए, 3, 4, 5 और 6 से। तो आप किसी एक नंबर को पकड़ेंगे कि हमको मान के चलिए 5 मुझे दिख गया, तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इस 5 से, आपका क्या है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब जब मैं इसमें से जोड़ूंगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 4 12 2, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसको अगर जोड़ दूं तो 8 8 16 हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये 8 2 10, 5 से हो जाएगा, ये भी 5 से हो जाएगा। अब किसी एक को और पकड़ेंगे, जैसे हम मान के चलते हैं, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा लिख लें, 4 4 8 8। अब इसमें 32 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, ये 10, ये 11 ये 12, ये 5 और ये 2। अब इस नंबर को हम फिर से चेक कर लेंगे, क्या ये 3 से होगा, 5 2 7, एक दोनों 3 से होता हुआ दिख रहा है। और ये 4 से लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, और 6 से होगा क्या, 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से और 2 से दोनों से होता दिख रहा है। तो यही आपका क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी। अब ये बड़ा संख्या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी जाएगा, तब भी हमारा आंसर 32 होगा, क्योंकि आपको छोटा नंबर को पहले चेक करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच रखना है ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के परिमाप 45 और 40 है, तो आप यदि बीसी 15 है तो ईएफ की लंबाई निकालें। जब परिमाप दिया होता है, परिमाप का रेशियो जो होता है साइड के रेशियो के इक्वल होता है, और एरिया जो होता है साइड के स्क्वायर या परिमाप के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे आपको बोला एबीसी, इसके परिमाप का क्या है रेशियो, एबीसी और डीईएफ, ये 75 दिया है एबीसी, और डीईएफ कितना दिया है, 40। जब आप इसको 5 से काटेंगे, 15 पचा 75, 8 पंचा 40। अब ईएफ की लंबाई कितनी दी है, ईएफ की लंबाई आपसे पूछा गया है, और बीसी का लंबाई यानी इस 15 का वैल्यू कितना दिया है आपको, इस 15 का वैल्यू 15 दिया है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 8 का वैल्यू 8 ही रहा होगा। तो 8 कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। मैंने अपने चैनल पर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 75 थी, विजेता देश के बहुमत से चुनाव जीता। आपसे पूछा कितना वोट से वो चुनाव जीत गया था। टोटल वोट थे कितने, आप देखेंगे तो 7500 था, और बोला क्या कि 20% अवैध थे। तो आपको पता है कि वैध मत, यानी कि अवैध मत से तो कोई मतलब नहीं है, वैध मत पे ही जीत और हार का फैसला हो रहा होगा, तो 80% इसका एक वैलिड वोट बचा होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वैलिड वोट है। और क्या हुआ कि एक को मिला 55%, अगर विजेता को 55% मिला हो, जिसको मिला होगा वैलिड वोट का 55%, तो वो तो जीत गया होगा, क्योंकि दूसरे को वैलिड वोट का 45% मिला होगा। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10% का, यानी कि ये चुनाव 10% के वोट से जीत गया होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 75 गुना 8 आपको करना है, 8 पंचा 40, 80 56 60, 600 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और वो 172 मतों से बहुमत से चुनाव जीत गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी है। ये 50 से कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, 20 ज्यादा दिख रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 40%।
और ये कितना है 172 का वैल्यू है। तो वो जो डाला गया होगा 100% का वैल्यू आपको निकालना है। अब मेरे कोई भाई ऐसे होंगे कि मैं 40% कहाँ से लिख दिया, तो आपको एक बात समझना है कि ये 70 50 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, उसी का डबल दोनों का डिफरेंस होता है। कैसे आप समझेंगे? 70 अगर है, एक को मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा? दूसरे को 30% मिला होगा और मैंने डायरेक्ट 40% लिखा। लेकिन मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा? क्योंकि 50 से कोई चीज़ कितना कम है और कोई कितना ज़्यादा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो 50 का जितना डिफरेंस होगा, उसका डबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया, तो हमने अपने वीडियोज़ में हमारे प्लेलिस्ट पे जाएँगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। क्या है इसका नाम? चुनाव, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे डिटेल से बातें समझाई है, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ये दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 10 से काट देंगे, तो 4 बार में चला जाएगा और ये 4 चौक 16, 4 तिया 12। अगर 10 का वैल्यू इतना है, तो इसका 10 गुना अगर हमको निकालना हो, तो कितना हो जाएगा? 430 आपका करेक्ट आंसर होगा। 430 करेक्ट आंसर होगा। या बाकी आप ऐसे 72 100/40 गुना 100 भी करेंगे, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। बस लिखने का तरीका है, मैं ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि इसका वैल्यू आप निकालिए। क्या दिया है? cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा इज इक्वल टू के। जब भी आपको एक इक्वेशन दिया हो और उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो आप अपने मान से कुछ भी मान रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे और फिर से इसको के वहाँ से कुछ के आएगा, फिर के उसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, तो आपका आंसर आ सकता है। लेकिन ये वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? आपको 3 जगह रख के देखना पड़ेगा। पहले यहाँ से के का एक रिलेशन निकालेंगे, फिर वहाँ रखेंगे, फिर वहाँ के इसमें जो थीटा का वैल्यू रखा था उसको चेक करना पड़ेगा। आपको 3 बार स्टेप करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू पुटिंग थोड़ा-सा डिफिकल्ट मेथड हो सकता है। बाकी आप वैसे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। 45 रख कर देख सकते हैं। तो आई थिंक 45 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये हो नहीं पाएगा, ठीक है? आपको एक जैसे 30 का रख के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाता हूँ क्या होता है। आपको जब भी a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4 लिखा है, तो आप इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, a का स्क्वायर पर पावर 2 माइनस b पर स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या है? यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है? ये चीज़ें ऐसे होती है। तो आपको यहाँ से क्या हो सकता है, आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जगह बचा रहे। ये क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। जब ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है मेरे भाई? यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके वैल्यू है? ये के बराबर है। अब के बराबर इसको और अगर हम लोग करते हैं, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। हमसे पूछा क्या है? 1 माइनस के और 1 प्लस के। 1 की जगह 1 रहेगा, के का वैल्यू कितना है? इसकी जगह पे हम रखेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे में करते हैं तो 1 होगा, के का वैल्यू कितना है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप ध्यान से देखेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में आएगा, ठीक है? ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और तो हमारा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 45 रखेंगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इससे सेम ऑप्शन से आएगा, आंसर आएगा। और अगर रूट में कोई वैल्यू रखते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप ये करना ज़्यादा सही है आपके लिए। बोला गया एक आदमी 400 आम को क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आपको इस तरह का क्वेश्चन जब दे, मतलब जो भी नंबर ऑफ आम है या फिर जो भी नंबर ऑफ फ्रूट्स है, आपको मानना है कि 1 रुपया में 1 खरीद के लाता है। यानी कि अगर 40 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 400 आम के क्रय मूल्य पर 400 रुपए
कोई चीज 400 रुपए का होगा और वो बेच कितने में दे रहा है, 320 रुपए में। यदि एक आदमी 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, उसको 80 का प्रॉफिट हो रहा होगा। और किस पे ये पैसा, 80 का प्रॉफिट जो उसको हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 320 पर। और जब परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 25% आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक चीज 1 रुपए का ही सामान था, तो वो 320 रुपए में जो चीज खरीद के ला रहा है वो 400 रुपए में बेच दे रहा है। यानी कि एक आदमी 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आम बेचता है, यानी कि उसको कितने का फायदा हो रहा है, 80 का। किस पे फायदा हो रहा है, 320 पर, क्योंकि वो खरीद के कितने में ला रहा होगा, 320 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है इसका वैल्यू बताइए। ये डेसिमल है कहाँ पे, कि है क्या नहीं है, हो सकता है यहाँ पर क्या हो। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा तो इसमें क्या है, क्वेश्चन टैब में इसमें देखिएगा तो क्या क्या है क्वेश्चन, यहाँ डेसिमल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है तो तीसरी बड़ी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। तो आपको क्या है, 3 नंबर दिया है, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। बेसिक समझाने के लिए आपको समझाता हूँ। और इसका सम कितना दिया है, 375। तो एवरेज जो होगा ये बीच वाला नंबर होगा। तो एवरेज इसका कैसे निकाल लेंगे, 7520 डिवाइड बाय 5, ये हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, यानी कि औसत होगा। औसत क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 7 35, बच जाएगा 2 5 चौक 20, 744। ठीक है, ये हमारा 744 होगा नंबर, क्योंकि ये क्या है, क्रमागत सम संख्या, तो ये 746 होगा और ये 748 होगा और ये कितना होगा, 742 और इसको ये क्या होगा, 740। आपसे पूछा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या यही रही होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सा रहेगा, ये इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो आप बता देंगे 14, 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 7 7 14, 1492 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एवरेज से आपने बीच वाला नंबर निकाल लिया और उसके बाद ये चीजें आसान होगी। -1.5 है। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, -1.5, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 पे 04, ये -1.5 लिखा हुआ है। जब आप इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, ये 3/2 आएगा। ठीक है, अब जब माइनस में कोई चीज हो तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 1/0.04, और ये इस पे क्या है, 3/2। यानी कि अगर माइनस साइन को हटाना होता है तो हम इसको पलट दे रहे होते हैं। ठीक है, जब आप ध्यान से देखेंगे 25 बार में। ठीक है, अब जब भी आपके पास 25 पर पावर 1/2 अगर लिखा होता तो आप बताते ये कुछ और नहीं, √25 है, और इसका वैल्यू आपका बताते हैं 5 है। तो उसी तरीके से वैल्यू कितना होगा, 5 पर पावर 3, और इसको जब निकालेंगे तो 125 क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 125 करेक्ट आंसर होगा, जो डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कुछ छूटा था क्या, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। टेन 60 10 45 आपसे पूछा है कि 10 60, देखिए ट्रियो का कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा है, 10 15 1 प्लस 10 60 इंटू 10 15 10 15। तो ये अगर आप ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, ये 10a-b का फॉर्मूला होता है, 10a-b, ये क्या होता है, 10a माइनस 10b, और नीचे में प्लस आ जाता है 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये सारी चीजें, ये वाला टर्म लिखा है तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये 10
60 माइनस 15 के इक्वल होगा, यानी कि 10 45 के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो आप ये कह सकते हैं कि एडवांस ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह का, और इससे भी एक स्टेप आगे आप चलना चाहते हैं तो साइन ए प्लस बी साइन सी प्लस डी इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो भी आप देख कर जा सकते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको दिक्कत आने वाले टाइम में नहीं होगा। हालांकि वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आप देख के जरूर जाइएगा। बोल रहा है 20 छात्रों के एक समूह में 15 वर्ष से, यानी कि 20 लोगों का एवरेज कितना है 15 वर्ष है, जबकि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? 20 का कितना है, तो हम बोलेंगे सम क्या होगा 20 का योग अगर निकालना हो तो आप बता देंगे 20 गुना 15 300 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एवरेज को जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा योग आता है। ठीक है, अब क्या है कि अब 21 लोग हो गए, 21 लोग, क्योंकि एक शिक्षक भी हो गया। 21 का योग क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो गया 1 बढ़ गया है, तो 16 गुना 20 क्या हो जाएगा 320। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो लोग कितने हो जाएंगे 21, और एवरेज कितना हो जाएगा 16। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 320 प्लस 16 336। तो टीचर का एज कितना रहा होगा 36। ये तो एक बेसिक मेथड हो गया। मैं आपको एक और अच्छा सा एडवांस मेथड समझाता हूँ, अगर आप झेल पाए तो ठीक है। 20 का एवरेज कितना दिया है 15, आदमी कितना हो गया 21, 21 का एवरेज कितना हो जाएगा 16। तो जो एक वाला है तो आप इसको क्या करेंगे, इस साइड का डिफरेंस 1 लेंगे, इस साइड का भी 1 होगा। ये भी एक साइड बढ़ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16। तो जो एक्स्ट्रा आदमी आया है उसका एज कितना हो जाएगा 36। और ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आप एग्जाम में जब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप टाइम बचा लेंगे, आप जल्दी कर पाएंगे। ये आसान था 20 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर ये दिया होता 343 345 तो आपका कैलकुलेशन बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को जोड़ दिया। अगर माइनस में होता तो माइनस कर दिए होते। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो आपको एवरेज पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा वो चीज ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप क्या करेंगे, 25 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23। क्योंकि आपको पता है कि एक साइड +2ab आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे समझा देता हूँ मैं आपको, x + 1/x दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो ये x से x कट जाता है, जिसके कारण ये 25 इस साइड आके 2 घट जाता है, तो इसका आंसर 30 हो जाता है। बेसिकली बेसिक था, ऐसे क्वेश्चंस तो हर बच्चे ने किए होते हैं। क्यूब वाला होता है, 5 वाला होता है, 7 वाला भी होता है। तो वो सारी चीजें आपको सीख कर जानी है, क्योंकि ये तो 24 में था, लेकिन इस बार अगर पेपर हुआ तो पेपर का लेवल बढ़ सकता है। तो आपको हर चीज सीख कर जानी है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि कोई चीज 100 का है तो उसको कितना कर रहा है 120, और बोल रहा है फिर इस पे छूट कितना दे रहा है 120 पे कितना छूट दे रहा है 10% का, यानी कि उसको बेच रहा होगा 90% पे। जब इसका 90% आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108। अब बताएंगे उसको लाभ कितना। अगर कोई आदमी 100 रुपए में खरीद के ला रहा है और 108 में बेच रहा है तो उसको 8% का ही लाभ होगा, क्योंकि 8 का लाभ होगा। 100 पे चेक करना हो तो 100 से गुना करेंगे और 100 से ऐसे कर देंगे तो 8% क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका वैल्यू बताइए। जब भी इस तरह का दिया हो और बीच में प्लस दिया हो तो आप इसको फैक्टर करते हैं एक के गैप पे, तो ये 4 गुना 3 दिख रहा है। अगर प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये वाला आंसर होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर इसी की जगह ऐसे रहता 12, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, फिर यहाँ पर -12, ये सारी चीजें ऐसे रहती है, फिर -12, इस तरीके से 12 और ऐसे ऐसे चलते इनफाइनाइट हो जाता। इसका मान पूछता तो आप इसको फैक्टर करते, 3 गुना 4 होता है तो इसका 3 वाला आंसर होता, छोटा वाला वैल्यू आंसर होता है। ये ट्रिक्स आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, और जब प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। तो आप यहाँ ए लिख के भी देख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उसके परिमापों का अनुपात कितना है। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हो और वर्ग का परिमाप का रेशियो पूछे या फिर साइड का रेशियो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर स्क्वायर अंडर रूट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन ए नंबर में है। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 3 और 5 के अनुपात है, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है तो 12 13 हो जाती है, तो अनुपात क्या होगा? और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट एज वाले क्वेश्चन में भी लगता है। अगर 3 5 दिया है और 12 13 23 है, तो यहाँ कितने का गैप दिख रहा है? यहाँ 2 का। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कितने का दिख रहा है? 11 का। तो ये बात तो अच्छी नहीं है। अगर किसी संख्या में बराबर इक्वल में घटाया है तो दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम होना चाहिए। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? 33 और 55, और 2 से करेंगे तो 24 और ये 46। अब देखेंगे ये कितने का आ रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9, और सी का वैल्यू दिया है 9। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है क्या होगा, तो छोटी संख्या बताएंगे 33 हो जाएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते मेरे भाई, तो बेसिक तरीका भी बुरा नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं बेसिक से भी एक बार बता देता हूँ। संख्या मान लेना आपको 3x है और 5x है, और इसमें अगर 9 घटा दे रहे हैं और इसमें भी 9 घटा दे रहे हैं, तो अनुपात में संख्या क्या हो जाती है? 12/23। और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 33। अगर आप और भी तरीके समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि आंसर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आंसर ना तो ये हो सकता है, ना ही तो ये हो सकता है। ठीक है। और आपको एक बात और है कि संख्या में 9 घटा दें तो 12 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें से 9 घटा देंगे तो ये 18 आ जाएगा, जो कि 12 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन इसमें से जब 9 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, जो 12 से डिवाइड होता है। तो आप क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 मीटर चल रही है 250 मीटर लंबे खंबे को। अब क्या है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पे है। पहले तो क्या था, पिछले सेट में क्वेश्चन खंबे को पार करना था। ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हमारी ट्रेन चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप बैठ के क्या चला रहे हैं? ट्रेन चला रहे हैं। ठीक। अब जब ट्रेन जा रही है तो ट्रेन कब पार करेगी? जब ट्रेन एक टाइम ऐसा आया होगा जब ट्रेन यहाँ पर होगा। ठीक है, 2 डब्बे वाली ट्रेन है हमारी। जब ये ट्रेन यहाँ पर आ जाए, ऐसे वाले यहाँ पर आ जाए, तभी तो कहेंगे कि ट्रेन पार कर गया। ठीक है, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना हमारा, बट समझ लें आप, यही ट्रेन उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हैं, पीछे कोई बैठा है, यहाँ बैठे हैं, पीछे कोई बैठा है। तो क्या है कि ये ट्रेन ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आया होगा तो पार कर गया होगा। इसको पहले तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर खुद को ही बाहर निकालना होगा, तभी तो ये खंभा को पार कर गई होगी। तो बस यही चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि अब क्या है, बेसिक बात है कि कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 50 इतना, इसी को पार करना होगा। टाइम क्या है? टी। इस डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लगेगा? स्पीड कितना है? 54 का। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना हो जाएगा, 18 या 54, 3 बार में। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 15 40, 40 यानी कि 400/8। ये कट जाएगा कितना? 8 5 40, 50 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों नहीं आया? 18 54 15। अच्छा, ये यहाँ पर 15 आएगा। एक मिनट, मैं फिर से कर देता हूँ। क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टी टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 प्लस 25 तो कितना है? 400। ठीक है, और स्पीड कितना है? 54। तो इसको 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुना। 18 तिया 54 3। तो 15 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो कितना जाएगा? ये 80 बार में चला जाएगा। और अब ये दिख रहा है 26 सही 2/3, 26 या 78/3 होगा। 78 प्लस 2 80/3 आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। बोला कि इसका वैल्यू निकालिए। जब भी आपको ये आपको याद होगा, ये ट्रिपलेट्स होता है। तो आप जब भी देखें ऐसे क्वेश्चन आसान दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पी का वैल्यू कितना है? 3। और आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? p/b। और ये क्या होता है? p/h। अगर हमें पता है पी 3 है तो इसमें भी पी 3 है, तो पहले ऑप्शन पे ऊपर पे 3 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आप आंसर कर सकते हैं सिर्फ देखते हुए, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये क्या होता है? ये होता है पाई r² h। ठीक है,
बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, आप बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपसे पूछा क्या है, आपको दिया है यही आयतन दिया है, कितना, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर का क्या होगा, आर आपको निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर, और एच 7 दिया है, और इसका वैल्यू कितना है 448 पाई। इस पाई से 22/7 को हम लोग काट सकते हैं, और ये यहाँ 7 से कटता दिख रहा है, सच्चा सच्चा 42, और 2 बच जाएगा, सच्चों 28, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसका पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 22/7, आर 8 है, और एच कितना है, एच 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 44 गुना 8 आपको निकालना है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 300 कितना होगा 52, 352 होगा, सिर्फ पाई का तो मैंने काट दिया है। तो शायद ये क्वेश्चन लास्ट था, हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसे लगे, आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, या कुछ आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। ठीक है।